देखिए, बॉम्बे ब्लास्ट हुए 12, ठीक। दिखाए गए 13, पर बॉम्बे पुलिस किसी प्रेशर में थी शायद, उन्होंने संजय दत्त के खिलाफ भी टाटा डाल दिया। जब नेक्स्ट डे मिसेस गांधी को ये पता लगा तो उन्होंने तब कहा मेरी मौत हो जाएगी। जो टर्किश फर्म थी उसका जो एजेंट था वो संभाशिव राव नरसिम्हा राव के बेटे प्रकाश राव का दोस्त था, एक साथ पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में। उन्होंने तो बाद में जब उनको पता लगा जब मैं कंसल्टेंट हूँ, हाँ। उन्हें चिट्ठी लिख के मुझे हटवाया। किसने? डायरेक्टर सीबीआई ने। जब गलत डायरेक्टर पोस्ट करेंगे जो उसको एक्सपीरियंस नहीं है सीबीआई का, तो वैसा ही होगा। जो 85 में जो कनिष्का क्रैश हुआ था ऑफ द आयरिश कोस्ट, उसको साल भर बाद 86 में इस नतीजे पर पहुंची जो ये टेररिस्ट एक्ट था। 1 साल लग गया था उनको। उसके पहले तो सोच रहे थे क्रैश हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में खास मेहमान हैं सीबीआई के, यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, जो भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी कही जाती है। उसके रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर शांतनु सेन, वही शांतनु सेन जिनका कभी सीबीआई में तहलका मचा रहता था और आज भी सीबीआई के पुराने अफसर हों या नए, शांतनु सेन से एक सीनियर होने के नाते गाइडेंस लेने अक्सर आते हैं। सर, स्टेट मिरर पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हम लोग आज कई मुद्दों पे बात करेंगे जी। आपके अनुभव बांटेंगे जो बिना किसी लाग लपेट के होंगे। हम बात कर लेते हैं पहले 1993 मुंबई बम ब्लास्ट। उसकी जो जांच टीम सीबीआई की बनाई गई थी, एसआईटी स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी सीबीआई की भारत सरकार की तरफ से 1993 मुंबई बम ब्लास्ट में। शांतनु सेन साहब उस एसटीएफ के कर्ताधर्ता यानी सर्वेसर्वा थे। सर, संजय दत्त, नरगिस दत्त और सुनील दत्त के बेटे और इतना बड़ा नाम, मुंबई बम ब्लास्ट में, सीरियल बम ब्लास्ट में खलनायक बन गए थे। 5-6 साल जेल में भी रहे। शांतनु सेन और भारत की वो सीबीआई जिसके नाम से रोंगटे खड़े होते हैं, उसकी बदौलत वो शख्स संजय दत्त टाडा जैसे खतरनाक कानून से बच गए आपकी जांच के चलते। क्या थी कहानी? वो बचे नहीं, वो टेररिस्ट थे ही नहीं, बचने का सवाल कहाँ उठता है। क्यों सर? वो तो टाडा में बुक हो गए थे, टेररिस्ट नहीं थे। अब वो कहानी अलग है। अच्छा, देखिए, बॉम्बे ब्लास्ट हुए 12, ठीक। दिखाए गए 13। क्यों? क्योंकि 12 सारे हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में हुए थे। तो जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा एक और दिखा दो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में, तो 13 दिखाए गए। वो हुआ नहीं था। मतलब मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट जो 1993 में हुए, जिसमें दाऊद फंसा, उसमें 12 ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे में और 13 दिखा दिए गए मुख्यमंत्री के कहने पे 13वां। इसलिए कि ज़रूरी था, सारे हिंदू एरिया में हुए थे, दंगा फसाद हो सकता था, तो उन्होंने सोचा एक मुस्लिम एरिया में दिखा दो, दंगा फसाद नहीं होगा। तो इसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है क्या? नहीं, बम ब्लास्ट ही दिखा देने। कंस्पिरेसी क्यों है? दिखा दिया गया। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर भी तो संभालना है। अब उसमें बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया। संजय दत्त, जिसको शौक था आर्म्स रखने का, वो भी इस केस में आ गया। कैसे आया? क्योंकि उसके पहले जो राइट्स हुए थे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में हुए थे, उसमें संजय दत्त और सुनील दत्त ने बहुत काम किया था। अच्छा। जो राइट्स में फंसे थे उनको बचाने को। तो कुछ लोग उस फैमिली से नाराज़ थे, तो संजय दत्त ने, जो फिरोज़ खान के थ्रू दाऊद इब्राहिम को जानता था, अनीस इब्राहिम को जानता था, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें आर्म्स चाहिए क्योंकि तुम पर हमला हो सकता है, तुमने मुसलमानों की मदद की है। ये दाऊद वगैरह ने कहा? अनीस इब्राहिम ने कहा संजय दत्त से। संजय दत्त, ये एविडेंस है। तो संजय दत्त को उन्होंने कुछ आर्म्स भेजे जो अबू सलीम और अदर्स लोग ले आए थे।
अब आबू सलीम बॉम्बे ब्लास्ट में इन्वॉल्व था। तो जब संजय दत्त के फादर ने एडमिट किया कि उसने आर्म्स लिए हैं और आर्म्स, ऑफकोर्स सारे आर्म्स उसने वापस कर दिए थे, और उसके पास उस टाइम कोई आर्म्स नहीं थे क्योंकि उसको पता लग गया था खतरा था आर्म्स रखने का। पर उसकी अपनी एडमिशन से वो माना जो उसने आर्म्स लिए थे। तब उसको बॉम्बे ब्लास्ट में एक्यूज बना दिया गया, टाडा का। टाडा बड़ा ड्रैकोनियन लॉ था। जब बॉम्बे ब्लास्ट में बॉम्बे पुलिस ने चार्जशीट डाल दी थी और ये तय था पहले से ही जो सीबीआई टेक ओवर केस करेगी, तो मैं साथ था बॉम्बे पुलिस के साथ। तो मैंने कहा था कि टाडा उनके खिलाफ अप्लाई करिए जो टेररिस्ट हैं। पर बॉम्बे पुलिस किसी प्रेशर में थी शायद, उन्होंने संजय दत्त के खिलाफ भी टाडा डाल दिया। हमने कोर्ट, जब हमको केस कोर्ट में आया तो हमने बहस किया, उसके खिलाफ टाडा अप्लाई नहीं करता। और हमने ये भी महाराष्ट्र पुलिस ने संजय दत्त को टाडा में बुक किया जी, वो मुलजिम बनाया टाडा का जी। लेकिन बाद में जब सीबीआई की एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स यानी आपकी टीम घुसी, तो आपने ऐसी क्या चीज देख ली, वो कौन सा पॉइंट पकड़ा महाराष्ट्र पुलिस से अलग कि नहीं ये टाडा में नहीं है संजय दत्त, इसको तो आर्म्स एक्ट में होना चाहिए? बैकग्राउंड देखिए ना, कोई बैकग्राउंड होना चाहिए टेररिस्ट बनने के लिए, पहले के क्राइम्स होने चाहिए। तो कुछ था नहीं, सिर्फ आर्म्स लेने से ही आदमी टेररिस्ट बन जाएगा हम तो नहीं समझते थे। बॉम्बे पुलिस समझती होगी, मैं नहीं समझता था, मैं इंचार्ज था केस का। तो मैंने कहा केस में मेरे लिए टाडा नहीं बनता। सिर्फ संजय दत्त क्यों, 26 और थे जिनको मैं समझता था टाडा में नहीं। और बॉम्बे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने पाया। पर मैं जब चार्ज में आया मैंने कहा 28 लोग हैं, इनके खिलाफ टाडा नहीं लगता, इनको ड्रॉप करिए। इन 28 में संजय दत्त भी शामिल दत्त 29वां संजय दत्त, 29 में संजय दत्त थे। तो ट्रायल कोर्ट ने 26 को तो मेरी बात सुन के छोड़ दिया, उनसे टाडा हटा के आर्म्स एक्ट छोड़ ही दिया, बरी कर दिया, क्योंकि हमने कहा कुछ नहीं बनता उनके खिलाफ। ठीक है। संजय दत्त फंसे रहे। संजय दत्त के खिलाफ उन्होंने टाडा रखा। उनका ख्याल था, वो बॉम्बे पुलिस के साथ थे, उसने जब अबू सलीम और जो टेररिस्ट लोग हैं उनसे आर्म्स लिए हैं, यूज़ नहीं किया दूसरी बात है, और बॉम्बे एरिया में आर्म्स लिया है जहाँ टाडा अप्लाई करता है, तो उन्होंने आर्म्स एक्ट के साथ टाडा भी रखा। मुंबई की ट्रायल कोर्ट जस्टिस पटेल की कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट में, यानी कि जो आपने सिफारिश की थी कि ये टाडा का एक्यूज नहीं है संजय दत्त, वो ट्रायल कोर्ट ने उस टाइम नहीं मानी। वो चार्ज की बात, और उसे बेल नहीं मिली। पर वो जब सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ सीबीआई ने जो कहा कि हम तो टाडा नहीं लगा रहे, मान गए, और उसे सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। पर टाडा लगा रहा क्योंकि चार्ज तो टाडा का लग गया था ना। फिर जब ट्रायल हुई, ख़त्म हुई, जज ने ट्रायल की और जिसने कन्विक्शन ऑर्डर किए, उन्होंने सीबीआई की दरखास्त मान ली और उसके खिलाफ सिर्फ आर्म्स एक्ट का मुकदमा चला। टाडा नहीं चला, नहीं, कन्विक्शन हुआ, कन्विक्शन सजा हुई, आर्म्स एक्ट 6 साल की सजा, उसमें 6 साल जेल में रहे संजय दत्त। शांतनु सेन साहब, आपके पास तो बहुत सारे किस्से हैं। 33 साल सीबीआई की नौकरी की, आप ऑपरेशन ब्लू स्टार उससे भी जुड़े रहे। आप जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हो रहा था, शुरू हो गया, जून 1984 का शायद पहला सप्ताह था अगर मैं गलत नहीं हूं, 1 2 3 4 5 6 जून है ना, 5 जून सब कुछ हो रहा था। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ तो उसके लिए दिल्ली में मिसेस गांधी, जो कि प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम, वो सब कुछ देख रही थी और कंट्रोल रूम में उनके बेटे राजीव गांधी बैठे हुए थे। आपको कब लगा कि ये तफ्तीश आपके पास आ सकती है? लगा था, नहीं लगा था? क्योंकि आप तो उस टाइम एंटी करप्शन सीबीआई में देख रहे थे सारी जांचें। नहीं, तब तो मैं एसपी था। एसपी थे वो 1984 में। मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था जी सीबीआई में, और मैं सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन यूनिट सीबीआई में एसपी लगा हुआ था दिल्ली में। तो ब्लू स्टार ऑपरेशन 5 जून से शुरू हुआ, पहले ही शुरू हो गया था। शुरू तो सर मेरे ख्याल से 1 जून से ही उसके बारे में शुरू हो गया था।
आर्मी को बता लेकिन दिया गया। 5 और जो 6 जून की रात 5 वो और खतरनाक 10 थी। तक चली चली। लड़ाई। तो मेरे पास 8 जून को मिस्टर डेनिसन जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि ये केस आपके इमीडिएट बॉस? आपको इमीडिएट बॉस नहीं थे, मेरे ऊपर डीआईजी थे। ओके। पर मेरे से बात सिर्फ आईजी ने की, रेनिसन साहब। रेनी सेन साहब ने, और उस टाइम जेएस बाबा डायरेक्टर सीबीआई हुआ करते थे, जेएस बाबा आईपीएस सीनियर। रेनिसन साहब ने मुझे कहा कि आपको ये केस करना है। तो मैंने कहा मैं सीबीआई का डायरेक्ट अफसर हूँ, मैंने एंटी करप्शन का ही काम किया है, इकोनॉमिक क्राइम्स किए हैं, मुझे आप टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन कैसे दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमने आपको चूज़ किया, आप ही को करना है। खैर, सर रेनी सेन साहब के दिमाग में क्या रहा होगा कि शांतनु सेन को जो वो आप आदमी, उनसे पूछिए ना, मेरे से क्या लेकिन पूछेंगे। आपने कहा कि सर मुझे क्यों फंसा रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा? फंसाने की बात नहीं थी। मैंने कहा या मुझे क्यों ये investigation crime से related? मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है मर्डर केसेस का। मैं इकोनॉमिक क्राइम से एंटी करप्शन करता आपकी हूँ। कितनी टाइम की सीबीआई की सर्विस हो चुकी थी और आपकी क्या एज रही थी मैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पे? 63 में सीबीआई ज्वाइन किया था, 2 साल ट्रेनिंग में था, तो 65 से मैं सीबीआई में काम कर रहा था। ये 84 है। 84। मैं सिर्फ जनरल ऑफेंसेस विंग और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का एसपी रह चुका था। तो मुझे कोई स्पेशल क्राइम जो सीबीआई की होती है, मर्डर केस, में कोई एक्सपीरियंस था नहीं। और सीधे सीधे ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा? हाँ, मुझे कहा गया, Investigation। उन्होंने क्यों सोचा, कैसे सोचा, वो उनसे पूछिए। ठीक। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके अंडर रहेंगे आईपीएस ऑफिसर्स और जो जिनको एक्सपीरियंस है, पर आप इंचार्ज होंगे। आईपीएस ऑफिसर्स एक डायरेक्ट डिप्टी एसपी सीबीआई के? मैं एसपी था। एसपी तब हो गए। हाँ, लेकिन आईपीएस आपको रिपोर्ट कर रहे थे हाँ, ऑपरेशन ब्लू स्टार में, आप ये कहना चाहते कर रहे थे। जो जूनियर एसपी थे, हैं? अच्छा, द्वारका प्रसाद थे, कोई थे आईपीएस ठीक ऑफिसर। ठीक सर। तो खैर मैंने तफ्तीश शुरू की। ऑपरेशन ब्लू स्टार की क्या तारीख? तो उसमें तारीख याद है जो सर का कुछ आपको? वो 8 जून होगा, 8 जून 1984। 84। ठीक है। आप पूछ रहे थे मिसेस गांधी के बारे में। वो तो बहुत बाद में हमें पता लगा, तफ्तीश उस टाइम तो पता नहीं था, बाद में पता लगा जो सर आर्मी ने। एक बीच में मिसेस गांधी तक हम आएंगे, लेकिन पहले जो आप वहां पहुंचे हैं वो सीन थोड़ा सा 1 मिनट में अगर बता सकें कि क्या था गोल्डन टेम्पल जो आपने आंख से देखा, क्योंकि कोई नहीं जा पा रहा था, लाशें उठ चुकी थी। देखिए, ये रेलेवेंट नहीं है अभी। अच्छा ठीक है, चलिए तो आपने जो क्वेश्चन किया है उसी पर आप बताइए। मिसेस गांधी और राजीव गांधी की बताइए। मिसेस गांधी की क्वेश्चन आपने पूछा जो उनको क्या हुआ। मैं जब इन तफ्तीश करने लगा तब मुझे खबर आई जो आर्मी ने कहा था 1.5 दिन में ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। हम जो ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दे रही थी हाँ। स्वर्ण मंदिर में 350 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो ऑपरेशन कर रही थी, उन्होंने 1.5 दिन में निपटाने का कहा था। उन्होंने कहा था 5 को जाएंगे और रात को 5 को शाम को 7:30 बजे जाएंगे, सारे रात ऑपरेशन होगा और 6 तारीख को 12 बजे तक खत्म हो ये जाएगा। प्रॉमिस किया था स्वर्ण मंदिर पे ये अमृतसर में हमने मौजूद आर्मी। तफ्तीश के दौरान बहुत बाद में हमें पता लगा। तो मिसेस गांधी ने कहा था ठीक है, पर आप लोग सभी जानते हैं वो 10 जून तक चला। तो क्यों वो अटक गए थे? क्योंकि लड़ाई ज़बरदस्त हो रही कौन थी। अटक गए थे? आर्मी। आर्मी 1-1.5 दिन में क्यों नहीं जो कर पाए? मोर्चा ले रही 1.5 दिन में नहीं कर पाए, 4-5 दिन लग गए। लग गए। तो उन्होंने कहा कि हम तो करने आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, हमको टैंक्स अंदर ले जाने हैं। टैंक जाने की इजाज़त नहीं थी। भारतीय फौज ने कहा कि अब टैंकों की जरूरत है। टैंक की ज़रूरत है। तो उन्होंने कंट्रोल रूम को फ़ोन किया। दिल्ली में जहां राजीव गांधी इस कंट्रोल रूम में बैठे हुए उस थे। टाइम अरुण सिंह और राजीव गांधी अरुण सिंह शायद केंद्रीय मंत्री, बाद में केंद्रीय मंत्री अच्छा। हुए। तो तब तो राजीव गांधी लेकिन फैमिली मेंबर तो थे ही नेहरू फैमिली परिवार थे। के। तो शायद मुझे ये खबर मिली जो उन्होंने कहा, उनसे पूछा जो विदाउट टैंक्स हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये सर किसने पूछा, किससे? अरुण सिंह ने या राजीव गांधी ने? नहीं, अरुण कंट्रोल रूम को फ़ोन किया। कंट्रोल रूम में फ़ोन उठाने वाले अरुण सिंह या राजीव गांधी दो में थे। से कोई एक था। तो हमको इजाज़त चाहिए टैंक ले जाने, क्योंकि वो इजाज़त मिसेस गांधी ने नहीं दी थी। उनको विदाउट टैंक्स काम करना था। टेंपल के अंदर टैंक जाएगा मिसेस गांधी कभी नहीं चाहती थी, पर टैंक्स गए अंदर, इजाज़त दी गई। जब नेक्स्ट डे मिसेस गांधी को ये पता लगा तो उन्होंने तब कहा मेरी मौत हो जाएगी, अब मुझे कोई मिसेस बचा। गांधी ने ये कहा अब मेरी मौत हो जाएगी। जैसे टैंक की बात आई
कि टैंक जा रहे हैं स्वर्ण मंदिर के अंदर, आर्मी ले जा रही है? नहीं, टैंक्स जा रहे, उनको तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग पता लगा ना, ओके, टैंक्स तो चली जब गई चले थी। गए तब टैंक- पता लगा। हाँ, मतलब मिसेस गांधी को आगाह हो गया था कि अब मैं नहीं बचूंगी। हाँ। वो बाद में उन्होंने कंफर्म भी किया, एक आईबी की मीटिंग में हम भी थे वहाँ पर, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जब मीटिंग में। कपूर साहब डायरेक्टर आईबी थे और हम लोग भी थे, बड़ी मीटिंग हो रही थी। उन्होंने, कपूर साहब ने कहा, योर प्राइम मिनिस्टर थिंक्स शी विल डाई नाउ, वी हैव टू सेव हर। बचा नहीं पाए। मतलब सर पहले से अंदेशा सबको हो गया था कि इसका रिजल्ट अंदेशा क्या होगा? मिसेस गांधी को था, दूसरों को मिसेस था। गांधी को था। दूसरों को तो नहीं। उसकी पुष्टि मिस्टर कपूर ने की थी उस मीटिंग में, आईबी की। उन्होंने बताया था हम लोगों को, जी वो प्राइम मिनिस्टर थिंक्स लाइक दिस, वी इट इज़ आवर ड्यूटी टू सेव हर। पर उसके बाद तो पता ही है। सर दो मिस्टर साल- कपूर ने उस आईबी की मीटिंग में, इंटेलिजेंस ब्यूरो की मीटिंग में ये किस मकसद से कहा था? अब मतलब वो वो खुद डरे हुए थे? नहीं, डरे हुए नहीं थे। ये आगाह करना, अलर्ट करना चाहते थे ये रेलेवेंट टीम को? नहीं है यहाँ पर, ये बात रेलेवेंट थोड़ी है। नहीं, उन्होंने सर किस, ये तो बताएंगे ना, किस रेफरेंस में कहा ये? उनका कहने का क्या प्राइम था मिनिस्टर इसके ने पीछे? इनॉग्रेट किया मीटिंग, फिर चली गई, तब उन्होंने कहा, बाय द वे। ओके। कुल मिला के ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ, सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। अगर नई बात है तो ये है कि राजीव गांधी दिल्ली में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान बनाए गए कंट्रोल रूम को संभाल रहे थे, और उसमें राजीव गांधी के साथ अरुण सिंह और भी थे। उसमें गांधी परिवार के बिल्कुल घनिष्ठ पारिवारिक सदस्य अरुण सिंह खुद भी बैठे हुए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जो खुद प्रधानमंत्री थी, जैसे उनको पता लगा कि अब टैंकों के बिना स्वर्ण मंदिर में घुसे हुए आतंकवादी या खाड़कू या खालिस्तान समर्थक और भारत विरोधी काबू नहीं आएंगे और टैंकों का इस्तेमाल किया जाएगा, उसी वक्त मिसेस गांधी ने कहा था कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मतलब कोई नई बात नहीं थी, दुनिया के लिए थी। मिसेस गांधी समझ चुकी थी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में उनको अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ सकती। शांतनु सिंह साहब, यूरिया स्कैम 133 करोड़ का भारत का बहुत बड़ा स्कैम था, जिसमें 133 करोड़ यूरिया स्कैम में इंडिया का, भारत का पैसा भेज दिया गया जी लेकिन एक दाना यूरिया का नहीं आया। जी। तो ऐसा पेमेंट पूरा होता रहा और देश के प्रधानमंत्री से लेके केमिकल मिनिस्टर तक, ब्यूरोक्रेसी, जांच एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां, राव आईबी, किसी को पता ही नहीं लगा और 133 करोड़ निकल गया। और आप उसकी तफ्तीश से जुड़े सीबीआई को बाद में जब वो केस गया तो। थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, आप बताइए। सीबीआई से मैं अप्रैल 96 में रिटायर हो गया और ये 95 में हुआ था। यूरिया स्कैम और उसकी प्राइम मिनिस्टर सर मेरे ख्याल से नरसिंह राव साहब हुआ करते थे। नरसिम्हा राव प्राइम नरसिंह मिनिस्टर राव प्रधानमंत्री थे। और तब तक सीबीआई पे केस नहीं आया था। मैं जब रिटायर हुआ तो जो सेक्रेटरी केमिकल्स थे इंद्रजीत चौधरी, उन्होंने मुझे कहा, हम दोनों जानते थे, कॉलेज में एक साथ पढ़े थे, वो सेक्रेटरी केमिकल्स थे, जो तुम तो रिटायर हो गए हो, थोड़ी नेशनल फर्टिलाइज़र का ये केस देख लो, इसमें बड़ा गड़बड़ हुआ है। तो मैं एज कंसल्टेंट 3-6 महीने के लिए ज्वाइन किया। तो मैंने जब केस देखा तो मैंने देखा कि मिनिस्ट्री हाथ धो रही उस केस से। मतलब 1300 करोड़, 133 करोड़ के यूरिया घोटाले में मंत्रालय पीछे हट गया था। पीछे हट रहा था। मैंने देखा, मैं बोलने दीजिए, मैंने देखा 133 करोड़ का केस और सिर्फ एनएफएल वालों को ही फंसा रही है, एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी। लिमिटेड के ऑफिसर्स। ओके। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि यूरिया जो चीज़ है वो इंपोर्ट होती थी इंडिया में, क्योंकि इंडिया के पास यूरिया अपने देश में कम होता था। तो 200 मिलियन टन्स की, 200,000 टन्स की यूरिया आती थी, खरीदी जाती थी बाहर से हर साल। और वो एमएमटीसी खरीदती थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, भारत सरकार वो रेगुलरली खरीदती थी, वो भी खरीदती थी, चाइना भी खरीदती थी बाहर से। सडनली उन लोगों ने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को, मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स जो थे लखन सिंह यादव, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की परमिशन ले ली और उसको कैनलाइजिंग एजेंट बना दिया। उनको एक्सपीरियंस भी नहीं था, उन्होंने एक फर्म को दे दिया, टर्किश फर्म को,
और उन्होंने ना यूरिया भेजा, पर पहले ही 133 करोड़ ले लिया। 133 करोड़। तो वो सारा गलत था, मिनिस्ट्री का हाथ था, मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इन्वॉल्व थी। और सिर्फ NFL के ऑफिसर्स को फंसाना गलत था मेरी तरफ से। तो मैंने सेक्रेटरी केमिकल्स को कहा ये सारे फंसे हुए हैं, आप ऑर्डर करिए उनके खिलाफ केस हो। पर कौन होने देता केस? क्योंकि प्रधानमंत्री तो का दफ्तर ही फंस रहा है फंस रहा घोटाले था। में। वो तो कहते थे NFL ने गलती की है। तो उस टाइम मैंने जैसे किताब में लिखा है, मैंने तब तक थोड़ी देर के लिए शनाय साहब, वाजपेयी साहब की मिनिस्ट्री आ गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन की मिनिस्ट्री आ 13 गई दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। उस टाइम मिस्टर TV शनाय उनके खास थे, वो न्यूज़पेपर मैन थे, बीजेपी के थिंक टैंक थे और मेरे करीबी दोस्त थे। तो उनको मैंने बताया ये ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने वाधवानी साहब को बताया, जोशी जी को बताया, और फौरन ऑर्डर हुआ CBI केस करेगी। आपकी एडवाइस पे? मैंने अनऑफिशियली बताया। Unofficially? मेरे को एडवाइस तो था नहीं राइटिंग में, वो मैंने लेकिन आपने इतनी तैयारी करके दे दी थी। मैंने उनको ओरली बताया, कुछ दिया थी इस केस में। बर्बाद गाइड मैंने कर कहा दिया। फाइल मंगवा लो सेक्रेटरी केमिकल से, वो सब मिल जाएगा। तो फाइल मंगवाई गई, देखा गया केस बनता है, वाजपेयी साहब की मिनिस्ट्री थी, केस दर्ज हो गया। अब हमारे डायरेक्टर साहब उस जमाने विजय रामा राव थे, CBI डायरेक्टर। हाँ, वो नरसिम्हा राव के खास आदमी थे। तो वो तो केस करना नहीं चाहते थे, पर उन पर जोर लगाया गया, केस बन गया। और केस तफ्तीश जब शुरू हुई तो बड़े बड़े लोग फंसे थे इसमें से। सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव के सेक्रेटरी। हाँ, उन्होंने ही तो ऑर्डर दिया था रिलीज ऑफ फंड्स के लिए। कैबिनेट सेक्रेटरी का भी रोल था। और ये पता लगा जो टर्किश फर्म थी उसका जो एजेंट था वो संभाशिव राव नरसिम्हा राव के बेटे प्रकाश राव का दोस्त था, एक साथ पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में। 133 करोड़ के यूरिया घोटाले में देश के प्रधानमंत्री का दामाद नहीं, बेटा वो का involved। दोस्त और उनके नीस के हस्बैंड, ये सब मुझे सब लगने लगे। तो उसके बाद सब इन्वेस्टिगेशन हुई। संभाशिव राव तो प्रोसिक्यूट हुआ, नीस प्रोसिक्यूट हुआ, बहुत लोग प्रोसिक्यूट हुए। टर्किश लोगों को CBI ने पकड़ा, पर प्रकाश राव को बचा दिया विजय रामा राव ने। क्या सर, क्या प्ली ली, क्या रास्ता मुझे निकाला? पता कुछ नहीं है? है, मैं तो था नहीं CBI में, पता नहीं। मैंने तो देखा था प्रकाश राव बच गए साहब। प्रकाश राव बच गए, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे वो भी बच गए। तो क्या सर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने या नरसिंह राव के जो करीबी थे उनमें से ज्यादा तो लोग बच गए, आप ये कहना चाहते हैं? सब बच गए, सब बच गए। सिर्फ जो प्राइवेट लोग थे, टर्किश फर्म थी, उनका चालान हुआ। 16 साल केस चला, कन्विक्शन हुआ, ह्यूज कन्विक्शन, फाइन 1 करोड़ का फाइन रखा। वो आप किताब में पढ़ लीजिए, मुझे याद नहीं है। सर 133 करोड़ के घोटाले में, यूरिया घोटाले में 1 करोड़ का फाइन? नहीं, बहुत ज्यादा फाइन हुआ। जो टर्किश आप किताब देख लीजिए, आप जो डिटेल्स। टर्किश कंपनी के जो लोग थे वो भी पकड़े गए। वो पकड़े गए, उनको भी सजा हुई भारत में? भारत में सजा हुई। अभी अपील लाई कर रही है दिल्ली हाई कोर्ट में। अभी वो केस चल रहा है? हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल किया है, अभी अपील सुनाई नहीं हुई। कुल मिला के कह सकते हैं 16 कि साल केस चला ट्रायल में। अगर भारत में देश का प्रधानमंत्री ही किसी 133 करोड़ यूरिया घोटाले में अगर इन्वॉल्व हो तो वो जिसे चाहे उसे बचा जाए, और जिसे चाहे अगर CBI का डायरेक्टर रोल प्ले करे तभी बच सकता है। हाँ, और जाहिर सी बात है सर, अगर बचे हैं जो लोग तो CBI के डायरेक्टर उसमें इन्वॉल्व रहे होंगे। तो उन्होंने, आप इस चीज को, मैं तो था नहीं CBI में, इसलिए मैं कह नहीं आप सकता। being मुझे a संदेह है। रिटायर्ड CBI ज्वाइंट डायरेक्टर, आप मानते हैं इस चीज को कि वो इन्वॉल्व रहे होंगे तभी बचे? नहीं तो प्रकाश राव को बचना नहीं, प्रभाकर राव को बचना नहीं था। प्रभाकर राव का सर कुछ और थोड़ा सा एक लाइन बोले? और मुझे कुछ पता नहीं। कुल मिला के अगर यही ज्वाइंट डायरेक्टर रिटायर्ड CBI शांतनु सेन को अगर वो तफ्तीश दी गई होती और ये नहीं, मैं रिटायर हो चुका था। अगर नौकरी में होते आप तो कुल मिला के, तो मुझे कोई तफ्तीश देता ही नहीं। कुल मिला के शांतनु सेन को कोई तफ्तीश नहीं देता, क्योंकि उसमें उन्होंने तो बाद में जब उनको पता लगा जब मैं कंसल्टेंट हूँ, हाँ, उन्होंने चिट्ठी लिख के मुझे हटवाया। किसने? डायरेक्टर CBI ने। डायरेक्टर CBI ने
चिट्ठी लिखी और आपको हटवाया एज कंसल्टेंट। एज कंसल्टेंट 6 एडवाइस। महीने का जो कंसल्टेंसी थी मेरा, वो कट शॉर्ट किया 3 महीने से। मतलब और वो कुल, चिट्ठी मुझे दिखाई गई, क्योंकि जो चेयरमैन लगा था वो मेरे रिलेशन में आता था, तो उसने मुझे चिट्ठी दिखाई। कुल मिला के ये तो तय है कि शांतनु सेन को अगर वो तफ्तीश दी गई होती, सर्विस में होते सर्विस सीबीआई की, मिलती तो है। शायद उस 133 करोड़ यूरिया नहीं, जो स्कैम का- जॉइंट डायरेक्टर कर रहा था वो, उसको भी हटा दिया गया, क्योंकि वो हाँ, तो कुल मिला के सर आप तो हटते हैं या फिर नहीं, आप जो- तो जो- आर पार की करते हैं ना, आप तो जॉइंट मानते नहीं डायरेक्टर किसी की। जो मेरी जगह कर रहा था वो भी सीबीआई का अफसर था। हाँ, उसने प्रभाकर राव का रोल पाया था, तो उसे हटा दिया था। अच्छा, क्योंकि उसने वो इंडिकेशन प्रभाकर राव का दे दिया है ना, उसको हटा दिया क्योंकि गया प्राइम था। मिनिस्टर का ब्लड उसमें वो जा भी रहा था। सीबीआई का डायरेक्ट रिक्रूट था और बहुत ईमानदार अफसर था। कुल मिला के क्योंकि सीबीआई में तब तक तो जो डायरेक्टर आए थे वो नरसिम्हा राव के चॉइस से आए थे, आंध्र नहीं, प्रदेश तो के जाहिर थे। सी बात है सर, प्राइम मिनिस्टर पीएमओ जिसको चाहेगा उसको सीबीआई डायरेक्टर नहीं, लगाएगा, ये तो आज भी परिपाटी नहीं है। बना नहीं सकना चाहिए। सीबीआई में वही डायरेक्टर बनने चाहिए जिन्होंने सीबीआई में, पहले यही होता था, जो सीबीआई में एसपी बना, डीआईजी बना, जॉइंट डायरेक्टर बना, वही डायरेक्टर बनता था। हमेशा राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम यही होता था। सीनियरिटी में नहीं, वो सीबीआई में काम कर चुके हैं। डायरेक्टर फर्स्ट टाइम नरसिम्हा राव लाए। अच्छा सर, एक बात बताइए, सीबीआई अगर इतनी काबिल एजेंसी है देश की, तो फिर उस पर तमाम आरोप क्यों लग रहते हैं? यहाँ तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि तुम तोते हो सरकारी। अगर गलत डायरेक्टर लाएंगे तो ऐसे ही होगा। आपके मुताबिक गलत सीबीआई डायरेक्टर लाए जा रहे हैं? अगर आप सिफारिशी- सीबीआई में जिसको एक्सपीरियंस नहीं उसे डायरेक्टर बना के लाएंगे तो सीबीआई की रेपुटेशन, पहले सीबीआई की रेपुटेशन ऐसी थी? आप बताइए। सीबीआई वाज बेस्ट नोन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो लेकिन अब तो कई राज्यों में घुसने से रोक दे रहे हैं सीबीआई को। 90s के बाद ही हुआ ना, जब आप गलत डायरेक्टर का, ये जब गलत डायरेक्टर पोस्ट करेंगे जो उसको एक्सपीरियंस नहीं है सीबीआई का, तो वैसा ही होगा। मतलब सीबीआई अपना भट्टा बिठाने के लिए खुद भी और गवर्नमेंट जिम्मेदार सीबीआई है। थोड़ी कर रही है, गवर्नमेंट प्राइम जो भी मिनिस्टर। कर रहा है। सीबीआई का जो डायरेक्टर, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है सीबीआई। सीबीआई का डायरेक्टर सीबीआई तो नहीं बनाता है। हाँ, डायरेक्ट ऑफिसर सीबीआई में घुस ही नहीं पा रहे, सब बाहर मतलब के। सीबीआई में डायरेक्ट वाले अगर ऑफिसर जो सीबीआई के ही हैं, नीचे से ऊपर आ रहे हैं, उनको डायरेक्टर बनाया जाए तो दशा और दिशा और चेहरा सीबीआई का बिल्कुल सब बदल बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो डेपुटेशन वाले डायरेक्ट आ रहे हैं, ये गड़बड़ कर जा रहे हैं। अभी तो पैनल ने कहा है, पार्लियामेंट्री पैनल ने, सीबीआई में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, अभी कहा है क्या कहा है? कि सीबीआई में डायरेक्ट ऑफिसर्स ली जाए, जैसे पहले ली जाती थी, जैसे हम लोग आते थे। अब तो हमारे जैसे अफसर आते ही नहीं है। कुल मिला के अगर सीबीआई से साफ इंक्वायरी की बात करते हैं, साफ पाक दामन देखना चाहते हैं और देश में तमाम विवादित और बड़े कांडों की जांच में साफ सुथरा सब कुछ पाना चाहते हैं, तो देश की जनता के हितार्थ और करप्शन को रोकने के लिए सीबीआई में सीबीआई का ही पैदाइशी अफसर डायरेक्ट बनाया जाए, जिसको अनुभव हो और जो किसी से दबने वाला ना हो, तभी सीबीआई साफ हो पाएगी। वरना सुप्रीम कोर्ट की नज़र में तो सीबीआई सरकारी तोता है ही। सर, एयर इंडिया कनिष्क विमान हादसा, उसमें क्या ये सच है कि अगर भारतीय एजेंसियां और कनाडा की एजेंसियां चाहती तो वो 300-350 लोग जो बेकसूर मारे गए, उसमें वो सब बच सकते थे? क्या कॉन्स्पिरेसी थी? आपकी नज़र में क्या रहा? आप उसके इसमें कैसे जुड़े? कैसे आपको पता लगा ये सब? मैं डीआईजी टेररिज्म था सीबीआई में। सीबीआई में। किस सन की बात रही सर ये? ये 1985 में इंसिडेंट हुआ था और मैं 84 से डीआईजी था। नहीं, 80 क्रैश हुआ था 23 जून 1985 को। 23 जून 1995 को कनिष्क विमान हादसा हुआ। 1985 में। 1985 1985। हाँ, 23 जून उस टाइम 1985। मैं सीबीआई का डीआईजी बना था। 84-85 में डीआईजी एंटी टेररिज्म देख रहा था और इससे पहले आप ऑपरेशन ब्लू स्टार की तफ्तीश कर चुके थे एज एसपी। एज एसपी। ठीक। उसके बाद मेरा प्रमोशन हो गया था एज एज डीआईजी। डीआईजी सीबीआई। तो मैं गया हुआ था पेरिस फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म, और वहाँ से मुझे अमेरिका जाना था फॉर सम इन्वेस्टिगेशंस ऑफ अगेंस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो अलग से मुझे दिया गया था। तो मैं यूके में भी इन्वेस्टिगेशन किया, फिर अमेरिका पहुंचा, पर मैं था डीआईजी टेररिज्म का, वो काम एडिशनल मुझे सौंपा गया था। जब मेरा काम वहाँ ख़त्म हुआ और मैं वापस आने लगा तो मेरे पास मैसेज आया, आप रुकिए,
वहीं पेरिस में? नहीं, अमेरिका। अच्छा, अमेरिका में। आपको कनाडा जाना है और आपके असिस्टेंट एसपी जो थे अशोक सूरी वो पहुंच रहे हैं। मैंने पता लगाया। कुछ बताना चाहेंगे सर, ये किसका मैसेज किसकी तरफ से खोलना चाहेंगे? डायरेक्टर का मैसेज। डायरेक्टर सीबीआई उस टाइम कौन थे? मोहन कात्रे थे शायद। मोहन कात्रे। अच्छा, शायद मोहन कात्रे, अब नाम याद नहीं। कोई बात नहीं, चल। तो मैं रुक गया और फिर हम लोग कनाडा टोरंटो पहुंचे। अमेरिका से आप टोरंटो पहुंचे तो पता लगा जो 85 में जो कनिष्का क्रैश हुआ था ऑफ द आयरिश कोस्ट, उसको साल भर बाद 86 में आरसीएमपी ने इस नतीजे पर पहुंची है। सर आरसीएमपी थोड़ा सा रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस। ओके। कनाडा की जो पुलिस है, इक्वलेंट टू सीबीआई। ओके। इस नतीजे पर पहुंची जो ये टेररिस्ट एक्ट था। 1 साल लग गया था उनको। उसके पहले तो सोच रहे थे क्रैश हुआ है। 1 साल तक कनिष्का विमान हादसे को क्रैश एक्सीडेंटल समझ रहे थे। हाँ, पर तफ्तीश कर रहे थे और नतीजे पर पहुंच गए जो बब्बर खालसा का हाथ था इसमें। ये कैनेडियन एजेंसी ने निकाला था, ये चीज एजेंसी ने इसे निकाला था। तो उन्होंने इंडियन एजेंसी की मदद मांगी क्योंकि बब्बर खालसा इंडिया की थी। तब तक सर इंडिया ने क्या करा? इंडिया को कुछ पता नहीं। इंडिया को कुछ पता नहीं। इंडिया के पास कोई नॉलेज नहीं। लेकिन वो तो इंडियन एयर इंडिया का प्लेन क्रैश तो आयरिश कोस्ट में हुआ था। हमारा हाथ कहाँ था? हमारी क्या नॉलेज थी? बट हमारा हवाई जहाज तो था। हमारा हवाई जहाज होगी क्योंकि आप समझिए बात को, हमारी हवाई जहाज हो सकती है पर जिस एरिया में नहीं था हमारा, जुरिडिक्शन नहीं था, इसलिए हमने कुछ तफ्तीश। वो कनाडा का जुरिडिक्शन था, वो आयरिश कोस्ट का था और कनाडा से प्लेन चली थी। ठीक है, इसलिए वहां से वहाँ का। ठीक है। अब सर इंडिया की जब मदद मांगी तो फिर क्या? तो मुझे भेजा गया मदद, क्योंकि उनको जब पता लगा बब्बर खालसा का हाथ है और बब्बर खालसा इंडिया बेस्ड है दिल्ली, तो उन्होंने इंडिया के हाथ मांगी। तो मैं एज डीआईजी टेररिज्म, मुझे बताया गया, मेरे एसपी पहुंच गया। तो तफ्तीश करते हुए पता लगा जे वेट लिस्टेड पैसेंजर का लगेज 2 प्लेन में रखे गए। एक एयर इंडिया का प्लेन जो मॉन्ट्रियल से उड़ेगा और लंदन होते हुए दिल्ली आएगा, और एक कैनेडियन पैसिफिक एयरवेज में जो जापान जाएगी और नारिटा एयरपोर्ट से एयर इंडिया के प्लेन में ट्रांसफ़र होंगे पैसेंजर्स। वेट लिस्टेड पैसेंजर के सूटकेस उसमें डाल दिए गए। अब जो पैसेंजर वेट लिस्टेड है और प्लेन में नहीं चढ़ा है, लगेज उनका चला गया दोनों प्लेन में लगेज चला गया। लेकिन जो सवारी है वो नहीं गई, बैठना वो फेक सवारी था। फेक सवारी थी। और एयर इंडिया का अपना कोई ऑफिसर्स व लोग नहीं थे जो पैसेंजर के लगेज डालते थे। वो प्राइवेट एजेंसी थी, उन्होंने हायर कर रखा था। ठीक। सुना बाद में जिस लगेज से आवाज़ भी हुई थी और पैसेंजर भी नहीं जा रहा था, तो लोड होना ही नहीं था। ये वो आप जापान वाली क्या? जापान वाली एयर इंडिया वाली दोनों। आवाज़ तो सर वो तो ब्लास्ट वहीं जापान में वाला कर गया ना पहले। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। हाँ। मॉन्ट्रियल से चली दोनों सूटकेस में वेट लिस्टेड पैसेंजर का लगेज होल्ड में डाल दिया गया। ठीक। दोनों में। एक कैनेडियन पैसिफिक एयरवेज में जो जापान में जाके एयर इंडिया में जाएगी। ठीक है। और एक एयर इंडिया कनिष्का में 182 जी। और दोनों ही लेट हुए। कैनेडियन बहुत लेट चली। शायद उन्होंने प्लान किया था जब वो ऑफलोडेड पैसेंजर्स हो जाएंगे तब बस्ट करेगा। ठीक है। पर लेट हो गई तो आयरिश कोस्ट में वो बम फटा, तो कनिष्का डूबी। और कैनेडियन पैसिफिक एयरवेज जो जापान पहुंची और ट्रांसफ़र जब एयर इंडिया में ट्रांसफ़र हो रहा था, वो सूटकेस फटा, 2 लोडर मर गए। और कनिष्का में 329 लोग मर गए, पैसेंजर्स प्लस 22 मेंबर्स ऑफ द क्रू। और ये तफ्तीश कैनेडियन पुलिस कर रही थी। हमको बाद में पता लगा कि कैनेडियन आरसीएमपी को पता लग गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है और कौन लोग करने वाले हैं। मतलब दोनों प्लेन में ब्लास्ट से पहले उनको इन्फॉर्मेशन थी? इन्फॉर्मेशन ये थी कि जो सिख
टेररिस्ट कनाडा में हैं, वो कोई प्लान कर रहे हैं बम फटाने के लिए एयर इंडिया प्लेन्स में। तो सर ये इंटेलिजेंस इनपुट क्या इंडिया के साथ नहीं, तब शेयर नहीं किया था उन्होंने, वो खुद ही उस पर वर्क कर रहे थे। उन्होंने बहुत लोगों के घर बग कर दिए थे और इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे। उनको बगिंग करने की इजाज़त है कोर्ट के परमिशन के साथ, तो वो बग कर चुके थे, पर वो उन्होंने लिंक नहीं कर पाए थे। 1 साल लग गया था उनको लिंक करते हुए। जब तफ्तीश हुई, ये सब चीज़ निकलने आने लगी, जो हमने को तो पता था लिंक हो सकता था। तो 2 प्लेन ऐसे बस्ट हुए। जब उनको पता लगा हम लोग इन्वॉल्व हुए और बगिंग हुई, और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम उनको ज्वाइन की, उन्होंने इंडिया में जो उनका कंस्पिरेसी हो रहा था उसके बारे में हमें बताया गया। हमने कलेक्शन किया, एविडेंस कलेक्ट किया, उन्होंने भी एविडेंस कलेक्ट किया, और हमारा अफसर तैयार हो गया टू प्रेजेंट द एविडेंस इन कैनेडियन कोर्ट, और उनके ऑफिसर्स तैयार हो गए टू प्रेजेंट द एविडेंस इन कैनेडियन कोर्ट। पर एक मुश्किल आ गई। कैनेडियन कोर्ट ने देखा जो बग उन्होंने किया था, 4-5 जगह उन्होंने बगिंग करने के पहले परमिशन नहीं ली थी। तो उनके प्रोसिक्यूटर ने कहा जब आपने परमिशन ले ली, उन्होंने जो मटेरियल आपने कलेक्ट किया है मैं कोर्ट में पेश नहीं कर सकता, एंड विदाउट दैट मटेरियल चार्जशीट। इसके पीछे क्या मंशा रही होगी सर कैनेडियन जांच एजेंसी की कि वो बगिंग करते रहे और कोर्ट के परमिशन नहीं? तो गलती हो गई, मतलब जानबूझ के नहीं, ऐसा जानबूझ के ये लापरवाही थी, लापरवाही थी। ठीक है सर, उसका खामियाजा भारत को फिर बाद में भुगतना भारत को क्यों, कैनेडियन को भुगतना पड़ा, क्योंकि सारे कैनेडियन सिटीजन से अब इंडियन ओरिजिन कैनेडियन सिटीजन जो मरे का निष्काम वो सारे इंडियन ओरिजिन के कैनेडियन सिटीजन से जो गर्मियों की छुट्टी में भारत आ रहे थे। तो कैनेडियन पुलिस को ह्यूज कंपनसेशन देना पड़ा। सीबीआई का कोई डायरेक्ट रोल नहीं था। उसके बाद ही सीबीआई और आईबी के अफसर्स कनाडा में पोस्ट हुए, इंटेलिजेंस गैदरिंग शुरू हुई, क्योंकि टेररिज्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी कनाडा में, अब हो गई है, अभी है, तो उन्होंने ही प्लान किया था ये। मतलब कनाडा हो या भारत हो, यहाँ की एजेंसियाँ 1900 अब एक साथ काम कर रही हैं, लेकिन उसके लिए 300-350 लोगों की बलि लेने के बाद आंखें खुली कि हमें इंटेलिजेंस इनपुट आपस में गैदर करना चाहिए, करेक्ट, बैठना चाहिए, ताकि आगे अगर कुछ ऐसा हो तो उसको रोका जा सके होने से ही। मैं बहुत दफ़े कनाडा जाता रहा, उसके बाद सारी इंटेलिजेंस हमने रोका, और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो सकती थी, नहीं होने दिया। मैं जाता था कनाडा एज डीआईजी, रेगुलर हमारी कॉरेस्पॉन्ड होती थी, और हमने बाद में कोई इंसिडेंट होने नहीं दिया। कनिष्का विमान हादसे के बाद कोई इस टाइप की टेररिस्ट हमारी IC-814 हुआ, वो बाद में हुआ बहुत। वो कहाँ हुआ, कनाडा में से कुछ नहीं, जो भी कनाडा में, कनाडा कनाडा के लेवल पे या उसके जुडिक्शन में कोई नहीं हुआ। हम लोग, हमारी बड़ी अच्छी तालमेल रही, मैं जाता था रेगुलरली कनाडा। कुल मिला के आप सुन रहे थे सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर रिटायर्ड शांतनु सेन को बेबाक, बेधड़क, बेखौफ स्टेट मिरर पर पॉडकास्ट में। इसी तरीके के और पॉडकास्ट अगर आपको सुनने हैं मीडिया की इस भीड़ में बिल्कुल अलग, तो जुड़े रहिए हमसे, मिलते रहिए हमसे। आपका हम जुबान संजीव चौहान एक से एक बेहतर, बिना किसी लागल के बिट के, बेखौफ आपको इस तरीके के पॉडकास्ट सुनवाएगा, बिना तमाशे के, सच सच और सिर्फ सच।